सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर वीडियो सॉर्ट ऑफ कमिंग एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में हो गए। एंड गाइस, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो आवाज थोड़ी ऊपर नीचे हो तो मैनेज कर ले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था। हमने देखा था कि चैन पिंग और यहाँ पे उसके सारे साथियों को वो जो इविल ब्राइड थे उसने सभी को पकड़ लिया था, लेकिन एंड मौके पे जो चैन पिंग है उसने अपनी बची कुची स्वॉर्ड ची को यहाँ पे समन कर लिया था। और अब जैसे ही वो स्वॉर्ड इन सभी की तरफ आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि वो जो इविल ब्राइड थी वो अपनी पावर्स का यूज करती हुए यहाँ पर ब्लड टेक्निक का एक यूज करती है, जिसके चलते वो स्वॉर्ड को रोकने जाती है। लेकिन जैसे ही वो स्वॉर्ड जमीन से जा लगती है तो इतना पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होता है कि आसपास की जितनी भी इविल स्पिरिट्स थी वो उसके इम्पैक्ट में आते साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी यहाँ इनके सामने हवा में एक फिगर भी इन्हें नजर आता है जो कि जैसे हर एक चीज को यहाँ पे सप्रेस कर रहा हो, जिसे देखकर चैन पिंग कहने लगता है कि लियांग ने सही कहा था कि एक ऐसा स्वॉर्ड जो कि हर लॉ को ब्रेक कर सकता है। इस दौरान हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है जिसका नाम है वेई जिन, और वो आते साथ ही अपने स्वॉर्ड को यहाँ पे कंट्रोल करते हुए सीधा उस इविल ब्राइड के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे उसके स्वॉर्ड को देखकर वो लेडी कहने लगती है कि कितनी कमाल के स्वॉर्ड है, चलो देखते हैं कि आज इसमें कितना दम है। ये कहते हुए वो उस पे हमला कर देती है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ की पूरी जगह चेंज होने लगती है। चैन पिंग और उसके दोस्त खुद को एक अलग ही जगह पर पाते हैं और तभी हम वेई जिन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि जरा देखो, तुमने तो ऑलरेडी कितने सारे कॉप्स को यहाँ पे कलेक्ट करके रखा है, यहाँ तक कि इतना अच्छा मास्टर भी तुम्हारे हाथों से नहीं बच पाया। अभी हम देखते हैं कि पेड़ के ऊपर एक बहुत बड़े से स्केलेटन को इस इविल ब्राइड ने इसे ट्रैप करके रखा हुआ था। वो कहने लगते हैं कि हाँ जरा देखो, मैं ऐसे ही तुम सबके सिर को भी शो पीस बनाकर यहाँ रखना चाहती हूँ, कितना मजा आएगा ना। जिस पे वेई जिन कहने लगता है कि हम लोग तो बस एक मामूली से स्कॉलर्स हैं, तो मुझे ये लगता है कि हमारी जगह यहाँ पे है। जिस पे वो लेडी भड़क जाती है और कहने लगती है कि मुझे स्कॉलर से सबसे ज्यादा नफरत है, लेकिन उससे भी ज्यादा नफरत मुझे तुम जैसे लोगों से है जो कि दूसरे के कामों में टांग अड़ाते हैं। ये कहते हुए वो वेई जिन की तरफ अटैक कर देती है, जहाँ पर सबसे पहले तो काफी सारे स्केलेटन वेई जिन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वेई जिन एक सिंगल स्ट्राइक से उन सभी को निपटा देता है और अपने स्वॉर्ड को उसकी तरफ चला देता है, जो देखकर वो लेडी भी अपने अम्ब्रेला से उसे काउंटर करती है और फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच बैटल शुरू हो जाता है। वेई जिन इस इविल ब्राइड पे काफी सारे हमले करता है, जो देखते साथ ही ये लेडी भी अपने काफी सारे क्लोन्स को बना देती है। ये देखकर वेई जिन भी अपने स्वॉर्ड की क्लोन बनाकर उन पे अटैक करता है और सारे क्लोन्स को वो निपटा देता है सिवाय असली वाले के। और वो जो असली वाली इविल ब्राइड थी वो यहाँ पे अपने अब अम्ब्रेला के क्लोन को भी सीधा वेई जिन की तरफ बढ़ा देती है और तभी काफी सारे स्केलेटन्स भी अब इन लोगों की तरफ बढ़ते हैं। ये देखते साथ ही जो वेई जिन है वो सबसे पहले अपनी स्वॉर्ड की पावर को सीधा चैन पिंग के वुडन स्वॉर्ड की तरफ थ्रो करता है। अब चैन पिंग अपने वुडन स्वॉर्ड के जरिए से इन सारे स्केलेटन्स का सफाया कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ वेई जिन भी अपनी स्वॉर्ड की मदद से इन सभी का सफाया कर रहा था और फिर दोनों एक साथ जमीन पे अपनी स्वॉर्ड को लैंड करते हैं और काफी खतरनाक सी बिजली यहाँ पे ये दौड़ा देते हैं, जिसके चलते वो लेडी भी थोड़ी इंजर्ड हो जाती है और उसके सारे के सारे अम्ब्रेलास और जो स्केलेटन्स थे ये डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। वो लेडी भी इस बिजली की चपेट में आकर बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है, तो अब वो चैन पिंग की तरफ हमला हो जाती है। लेकिन तब तक वेई जिन का एक स्ट्राइक आते साथ इसकी बॉडी को दो हिस्सों में काटने लगता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके वापस से वो अपनी बॉडी को ऐसे मर्ज कर लेती है और फिर वो अपने मेंशन की तरफ जाती है। यहाँ पे जाकर वो एक खतरनाक सा अटैक करती है, जिससे यहाँ का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से चेंज होने लगता है। लेकिन वेई जिन के हाथों में जो शुआन स्वॉर्ड थी वो उसका कमाल दिखाना शुरू कर देता है। एक एक वो वाइन को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा अपनी स्वॉर्ड उस इविल लेडी के अंदर धंसा देता है और ये चीज एनिमेशन में देखने में काफी ज्यादा कमाल की लगती है। और तभी यहाँ पर इतना डिवाइन ऑरा रिलीज होता है कि हर एक चीज डिस्ट्रॉय होने लगती है और सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। ये देखकर चैन पिंग कहने लगता है कि लगा नहीं था कि शुआन स्वॉर्ड को भी ऐसे यूज किया जा सकता है। ये देखकर लिंग शुआ कहने लगता है कि हाँ, और लियांग ने बिल्कुल सही कहा था कि की रिफाइनर कल्टीवेटर का जो पैथ होता है उसमें जो स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स होते हैं ये काफी ज्यादा एलिगेंट और डिफरेंट होते हैं और बहुत ही ज्यादा कमाल के होते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि वो इविल ब्राइड खुद को जैसे तैसे रिकवर करते हुए सीधा इस मेंशन के अंदर समा जाती है, लेकिन उसका काफी सारा ब्लड जो है यहाँ पे लॉस हो चुका था और तभी यहाँ पर जमीन कांपने लगती है और एक ओल्ड मैन की जैसे आवाज आती है जो कि कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन छोटे बच्चों को यहाँ पर परेशान करने की, बाहर आओ, मुझे तुम्हें सबक सिखाना है। मैं इस पूरे के पूरे माउंटेन की जो वाइटलिटी एनर्जी है इसको ही खत्म कर दूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाला। ये सुनकर वो इविल ब्राइड कहती है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, अगर तुम यहाँ इस जगह को कुछ भी करते हो ना तो यहाँ के जो माउंटेन रूट्स हैं ये बाकी के जो 3 माउंटेन है, फिर चाहे वो किदुन माउंटेन हो या अदर माउंटेन हो, उनसे भी कनेक्टेड है। तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम यहाँ पे कुछ करोगे तो वहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा? एक बात जान लो, अगर इस जगह को कुछ होता है ना तो फिर मैं बाकी की जगह को भी बर्बाद कर दूंगी। अब यहाँ पे ये सुनकर वो ओल्ड मैन की आवाज जो कि अब तक इन्हें सुनाई दे रही थी
कि वो थोड़ा ठंडा पड़ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि चाहे जो हो जाए लेकिन इन बच्चों को तुम कुछ नहीं करोगी। कि तभी वेजिन एक और स्वॉर्ड स्ट्राइक उसकी तरफ कर देता है और कहने लगता है कि मैडम जू अब तुम्हारा खेल खत्म। पर तभी यहाँ पर एक मिस्टीरियस फिगर आकर उस स्वॉर्ड स्ट्राइक को रोक लेता है और कहने लगता है कि स्नो टेम्पल के वेजिन तुम्हें वहीं पर रुक जाना चाहिए, अब बस बहुत हो गया। ये कहते साथ ही वो उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वेजिन है वो ये वापस से एक स्वॉर्ड स्ट्राइक इसकी तरफ बढ़ा देता है जो कि काफी ज्यादा तगड़ा था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदा उसके स्वॉर्ड स्ट्राइक की जो दिशा है उसे ही चेंज कर देता है और जैसे ही सामने वाले माउंटेन से ये टकराता है तो माउंटेन 2 टुकड़ों में टूट जाता है। और फिर वो कहने लगता है कि वैसे तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हारा ये जो ईस्टर्न ट्रेजर का यंगेस्ट अपर 5 टायर का जो स्वॉर्ड इमॉर्टल का टाइटल है ना, तुम इसके वर्दी हो। कि तभी उसकी शक्ल देखकर यहाँ पे वेजिन कहने लगता है कि तुम्हारे बारे में ना मुझे लियांग ने काफी कुछ बताया था, तुम वही हो ना, क्या नाम था उसका। जिसमें वो बताता है कि हाँ, मैं ग्रेट ली कैपिटल का गेट कीपर हूँ, मुझे लोग मोइस्ट रेंजर शुरू के नाम से जानते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा यहाँ पे आने का दूसरा कौन सा इंटेंशन है। जिसमें वो कहने लगता है कि अगर मेरा कोई दूसरा इंटेंशन हुआ भी तो भी तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे। जिसमें वो कहने लगता है कि अगर तुम्हारे कोई और इंटेंशन होता है तो मैं यहाँ पर तब तक खड़ा रहूंगा जब तक कि मैं तुम्हें आजमा न लूं कि आखिर तुम्हारी तलवार में कितना दम है। ये सुनकर जो वेजिन है वो थोड़ा हंसता है और कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पे तुम्हारे द ग्रेटली कैपिटल के साथ कुछ भी करने नहीं आया हूँ, बल्कि मास्टर रुआ ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मैं इन बच्चों को एस्कॉर्ट करते हुए द ग्रेटली के ये फो पास की तरफ ले जाऊँ। ये सुनकर हम देखते हैं कि वो जो गेट कीपर था वो अपने पास से उसी स्वॉर्ड को निकालता है, जिसे देखकर बाओ पिंग कहने लगती है कि ये तो मेरी वही स्वॉर्ड है ना जो कि मैंने लियांग को दी थी। जिस पे वो दौड़ते हुए जाती है और सीधा उससे वो स्वॉर्ड ले लेती है और वो बंदा कहने लगता है कि हाँ, लियांग ने जाते हुए कहा था कि इस स्वॉर्ड को उसके मास्टर तक मैं पहुंचा दूं और मैं इसी काम के लिए आया हूँ। अब बाओ पिंग अपनी स्वॉर्ड को पाकर काफी ज्यादा खुश थी कि तभी शूरो चेनपिंग से कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस मामले को मुझे हैंडल करने दो। और तभी वो यहाँ पर मैडम चू को बुलाता है। अब मैडम चू आते साथ ही जैसे ही शूरो को देखती है और यहाँ पर वेजिन, तो वो समझ जाती है कि यहाँ पे उसका कोई पैतरा काम नहीं आने वाला, तो वो चुपचाप से अपना इल्यूजन हटा लेती है और जिसके चलते वो ओल्ड मैन भी उस इल्यूजन से बाहर आ जाता है। और तभी वो यहाँ पर दोनों से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे 2 डिसाइपल्स भी हैं, क्या मैं उन्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। अब यहाँ पे वो इविल ब्राइड गुस्से के साथ उन दोनों को भी बाहर निकालती है और इसकी तरफ फेंक देती है। जिसके बाद हम शुरू को देखते हैं जो कि यहाँ पर मैडम चू का शुक्रिया अदा करता है कि क्योंकि वो ग्रेट ली के लिए इस जगह को गार्ड करती है और सॉन्ग फैमिली इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार भी है। लेकिन जो आप इनोसेंट स्कॉलर के साथ करती हो ना, ये खबर अगर एम्परर के कानों में पड़ गई तो आपके लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। जो सुनकर वो इविल ब्राइड कहने लगती है कि ग्रेट ली मेरे दम पर ही सेंचुरी किंगडम को अब तक सप्रेस करती आई है, मेरे तुम पर इतने एहसान है तो आखिर तुम इस बार इस मामले को जाने क्यों नहीं दे सकते। जिसपे वो कहने लगता है कि इस बार नहीं, अब से हर बार अगर आपने कोई ऐसी हरकत की तो मैं खुद आऊंगा, आकर आपको विजिट करूंगा और अगर मैंने कुछ भी डिसअपॉइंटिंग पाया ना तो मैं आपको पकड़ के सीधा वाटर डंजन में डाल दूंगा। ये सुनकर वो डर जाती है। तो तभी वो कहने लगती है कि ठीक है, मैं आज के बाद किसी को भी, किसी स्कॉलर को भी हार्म नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन अगर इनकी पोइट्री मेरे कानों में आए ना तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। ये सुनकर शूरू कहने लगता है कि ओल्ड मैन, आखिर तुम अपना मुंह कब खोलोगे, चुपचाप इसे सारी सच्चाई बता दो। ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि ठीक है, मैं समझ गया। और तभी वो उसे बताने लगता है कि असल में आपके हस्बैंड जो कि स्कॉलर रहे हैं, उन्होंने कभी भी आपको धोखा नहीं दिया, बल्कि ये तो द ग्रेट लू कोड था जो कि इस बात से डरता था कि अगर आपको सच्चाई पता चल जाए तो शायद आप इस जगह को छोड़ दो और आपके पावर के बिना इस जगह को गार्ड करना काफी ज्यादा मुश्किल था। इसी के चलते इन लोगों ने आपसे सारी बातें छुपाई, लेकिन आज मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ये सुन के वो जोर जोर से हंसती है और वो कहती है कि तुम अभी भी इन्हीं के साथ मिले हुए हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई छोटी बच्ची हूँ कि तुम जब चाहे मुझसे झूठ बोलोगे और मैं यकीन कर लूंगी। मुझे पता है उसके दिल में कोई और लड़की आ गई होगी जिसके चलते उसने मुझे बुला दिया। जिसपे वो कहता है कि पर क्या आपको पता है कि जब वो गुनहुआ अकेडमी में गए तो लोग उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए। वो तो यहाँ तक चाहते थे कि उन्हें जान से मार दिया जाए। रातों रात उनकी रेपुटेशन को खराब कर दिया गया, यहाँ तक कि वो बिल्कुल पागल हो गए, अपना कंट्रोल खो दिया। ये सुनकर वो लेडी काफी ज्यादा शॉक थी और कहती है कि क्या पागल हो गए। जिसपे वो ओल्ड मैन बताता है कि वो ग्रेट ली के पहले ऐसे स्कॉलर है जो कि एकेडमी के अंदर अपने मेरिट के दम पर अपनी जगह बनाकर उसमें एंटर हुए। और ये चीज ग्रेट शू के गाओ क्लैन और जो लू डायनेस्टी के लोग थे ना, इन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि आखिर एक ऐसा लड़का कैसे यहाँ पे एंट्री ले सकता है। और ये सब मिलकर एक के बाद एक उसके लिए चाल बिछाते रहे। लेकिन कन्फ्यूजियन जुनजी लगातार आगे बढ़ता रहा और एकेडमी भी उसे रिकॉग्नाइज करने लगी। लोग उसकी काफी ज्यादा तारीफ
बिलीव करने लगे, उसके लिखे गए स्क्रिप्चर्स बिकने लगे और काफी ज्यादा डिमांडिंग होने लगी। लेकिन फिर एक रात आई जहाँ पर उनकी मुलाकात उसी लेडी से हुई और तभी उस रात उनके ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था, जिसके चलते वो पूरी तरीके से बेहोश हो जाते हैं और अगली सुबह उन्हें उसी लेडी के बेड पे पाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो लेडी अपने फादर को रो रो के सारी बातें बता देती है। लोग यहाँ पर उस लड़की को सही मानते हैं और कंफ्यूजन जिम्जी को सजा दी जाती है। और इसी के साथ हमें ये सारी चीज बैक स्टोरी में नजर आती है, जहाँ पे जब उसे सजा देकर अकेडमी से निकाल दिया जाता है तो वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ भटकता है। जब भी वो किसी लड़की से मिलता है तो उसे वो रात याद आ जाती है। और फिर ऐसी एक और बार उसकी मुलाकात मैडम जू से होती है, जहाँ पे तेज बारिश हो रही थी लेकिन मैडम जू लगातार इसे ही देखे जा रही थी। और फिर उसे अपने पास्ट का सीन याद आने लगता है कि कैसे मैडम जू और ये साथ में मिले, इनके बीच बातचीत होने लगी, वक्त ऐसे ही गुजरने लगा, दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आने लगता है और फिर ऐसे ही करते करते दोनों में प्यार होता है। और फिर कंफ्यूजन जुनसी उसे वो अम्ब्रेला गिफ्ट करते हैं। यहाँ पे मैडम जू को ये अम्ब्रेला काफी ज्यादा पसंद आता है और वो बदले में उसे अपना हेयर पिन देती है। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में जब वो उस हेयर पिन को देखता है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो आखिरी बार उस हेयर पिन को देखते हुए मन में काफी ज्यादा रिग्रेट करता है। और फिर ऐसे ही वो पानी के अंदर जाकर खुद को सैक्रिफाइस कर देता है ताकि दो कंट्री के बीच में कभी भी इस मैटर के बदले में कोई भी इंसिडेंट पैदा ही ना हो। और यहाँ पर जिन लोगों ने इसके खिलाफ चाल बिछाया था उसमें ये बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था और एंड में उसने खुद को सैक्रिफाइस करने का डिसीजन लिया। मैडम जू को जब ये बात पता चलती है तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और वो रोते हुए कहने लगती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, आखिर ऐसा क्यों हुआ। मैडम जू का रो रो के बुरा हाल होता है कि तभी वो होल्डमैन कहता है कि पर जाने से पहले वो हमेशा यही चाहता था कि आप एक बहुत ही पावरफुल और राइचियस डाइटी बनो। इसी वजह से उसने खुद पे फोर्स किया कि वो जितने भी कंफ्यूजन्स हैं उन सभी में एक पावरफुल जिंजी बनेगा और जिसके बाद ही उसके पास इनफ कॉन्फिडेंस होगा कि वो ग्रेट लीग के अंदर वापस आए और जिसके बाद वो हमारी ग्रेट लीग कोर्ट से प्रॉपर्ली डिस्कस करेगा और उनसे इजाजत मांगेगा कि तुम्हारे साथ वो प्रॉपर तरीके से शादी करके तुम्हें अपना बना पाए। मैडम जू वो इंसान अब जा चुका है, लेकिन अगर दूसरी जिंदगी होती है तो प्लीज उसके खातिर इस ऑब्सेशन को जाने दो और लोगों को मारना छोड़ दो। यहाँ पे मैडम जू बहुत बुरी तरीके से इमोशनल हो जाती है। उसे वही पल याद आता है कि जब वो उससे मिली थी और जब दोबारा ये लोग मिले थे तो जाने से पहले उसने यही कहा था कि मुझे कुछ काम निपटाने हैं, जिसके बाद मुझे अपना नाम बनाना है और फिर जब हम मिलेंगे तो हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मैडम जू काफी ज्यादा इमोशनल थी लेकिन फिर भी वो भारी मन से उसे जाने देती है और उसके कहे उस अल्फाज पे यकीन करती है कि एक दिन हम इसी लैंडस्केप में वापस से जरूर मिलेंगे। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में मैडम जू उस पल को याद करके उस अम्ब्रेला को पकड़ के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम चैनपिंग और बाकी सबको देखते हैं, जहाँ पर वेई जिन ने काफी ज्यादा पी ली थी और वो यहाँ पे बड़बड़ाना शुरू कर देता है कि यार ये प्यार भी कितनी बुरी चीज है, क्योंकि दो प्यार करने वालों के बीच का जो अफेक्शन होता है ये किसी स्वॉर्ड की से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। अभी यहाँ शी जैसे ही उसे देखता है तो वो कहने लगता है कि लगता है कि लियांग ने बिल्कुल सही कहा था कि वेई जिन जरा सा अगर पी ले तो इसे बहुत बुरी तरीके से चढ़ जाती है। अब यहाँ पे लियांग का नाम सुनकर वेई जिन कहता है कि अच्छा लियांग वो मेरा काफी अच्छा भरोसेमंद सीनियर है, उसने सच में मुझे बहुत ही अच्छे से गाइड किया है, उसके गाइडेंस के बिना मैं जेड टायर के लेवल को कभी भी अचीव नहीं कर सकता था। मैंने तो उससे काफी बार रिक्वेस्ट किया कि मुझे अपना डिसाइपल बना ले, लेकिन उसने कहा कि यार मेरे एक्शन काफी ज्यादा सॉफ्ट है, मेरी स्वॉर्ड काफी ज्यादा स्लो है और अगर उसने मुझे अपने डिसाइपल के तौर पे ले लिया तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और ये बदनामी वो झेल नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि उसने मजाक में कहा है, लेकिन यार मुझे वाकई में उसका डिसाइपल बनना था। लोग मेरे बारे में कहते हैं कि मैं बहुत ही अच्छा फॉर्चुनेट हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता कि लोग जितने ज्यादा फॉर्चुनेट होते हैं वो लोग उतने ही ज्यादा अनलकी होते हैं उस चीज को हासिल करने के लिए जैसे कि वो लोग हासिल करना चाहते हैं। क्यों चैनपिंग, मैंने सही कहा ना। अब चैनपिंग उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है, जिस पे वो कहता है कि अरे छोड़ो, तुम्हारी खुद की किस्मत अच्छी नहीं है, तुम कहाँ से समझोगे। ये कहते हुए वो और ज्यादा ड्रिंक करने लगता है, जो देखकर चैनपिंग उसे रोकते हुए कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी वो पीते हुए कहने लगता है कि उसने कहा था कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन चाहे जो हो जाए, मेरी कल्टीवेशन कितनी भी ज्यादा क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन वो कभी भी मेरे बारे में अपने इरादे नहीं बदलेगी। इसी के साथ हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस लड़की से पूछने लगता है कि ठीक है फिर मुझे तुम्हारा जवाब मिल चुका है, लेकिन मैं आखिरी बार तुमसे बस एक सवाल करना चाहता हूँ। जिसमें वो कहती है कि हाँ पूछो। और यहाँ पे वेई जिन उससे पूछता है कि तुम किस्मत पे बहुत ज्यादा बिलीव करती हो ना, तो अगर किस्मत ने तुम्हें उस इंसान के साथ मिला दिया जिसे कि तुम पसंद भी नहीं करती, तो क्या तुम फिर भी दाव के खातिर उसकी दाव कंपेनियन बनना चाहोगी। यहाँ पे हम हे शाओलियांग को देखते हैं जो कि अपने घोड़े पे हाथ फेरते हुए उससे कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में वेई जिन कहने लगता है कि तुम उसे कैसे जान सकते हो जबकि तुम उसे मिले ही नहीं, और वाकई में इस दुनिया में अगर कुछ सबसे ज्यादा अनरीजनेबल है तो वो है प्यार। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है और कहने लगता है कि ठीक है फिर अब से तुम लोगों को ही अपना ख्याल रखना
रखना होगा, क्योंकि मैं तुम लोगों को यूफो पास तक एस्कॉर्ट नहीं करने वाला, क्योंकि द ग्रेट ली में कुछ ऐसा हुआ है, एक ऐसा बैटल हुआ है जिसे कि मैं विटनेस करना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे ये सुनकर चैनपिंग कहने लगता है कि सीनियर, अगर वो मैटर आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप जरूर जाइए, क्योंकि ऐसी चीजें हर रोज नहीं होती। और जिस बैटल की आप बात कर रहे हैं, मैं समझ गया कि आप किसकी बात कर रहे हो। ये सुनकर यहाँ पे वेजिन उसे गले लगा लेता, कहने लगता है कि वैसे एक बात कहूँ, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि सीनियर आलियांग ने आखिर इन सारे बच्चों को तुम्हारे हवाले क्यों सौंपा। जिसके बाद वो उसे अपने पास एक जेट देते हुए कहने लगता है कि अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो इसमें बस अपना थोड़ा सा डिवाइन सेंस और स्वॉर्ड की ऐड करके बस एक बार मेरा नाम लेना। जिसके बाद ये मैसेज सीधा मेरे जो सेक्ट है उसके पास पहुंच जाएगा और सभी को पता चल जाएगा कि तुम खतरे में हो। अब बाओपिंग कहने लगती है कि अगर हमारा सामना बिल्कुल आज के किसी खतरे जैसा हुआ तो क्या ये तब भी आप तक पहुंच जाएगा। जिस पे वो हंसते हुए कहने लगता है कि चिंता मत करो, अगर 10वें टायर का भी कोई सेंट आकर तुम लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करे ना, तो भी वो इस जेट को ट्रैप नहीं कर पाएगा। अब चैनपिंग सीधा ये जेट जाकर लिंग शुआ को देते हुए कहने लगता है कि प्लीज इसे मेरे लिए सेफ रखना। अब तभी हम देखते हैं कि वेई जिन अब जाता है शी के पास और उसे जाकर कहने लगता है कि जरा यहाँ आओ। और जैसे ही वो उसके पास जाता है तो शी को कुछ क्ले फिगर्स देते हुए कहने लगता है कि मेरे गधे का तब से ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि शी जो है चैनपिंग और बाकी सबकी तरफ देखता है कि क्या उसे ये लेना चाहिए या नहीं। चैनपिंग हाँ में जवाब देता है और शी खुशी खुशी उन सारे क्ले फिगर्स को रख लेता है। और तभी वेई जिन सीटी मार के अपने उसी गधे को बुलाता है और उस पे सवार होकर यहाँ से जाने लगता है। सभी से वो अलविदा कहता है और सभी लोग भी उसे काफी अच्छे से फेयरवेल कहते हैं। जिसके बाद यहाँ पे चैनपिंग इनके लिए प्रे भी करता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा सफर आसान हो। इसी के साथ नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन और बाकी सबको छोड़कर चैनपिंग और उसके दोस्त भी रवाना हो जाते हैं। और तभी उस लड़के के पास से एक जेट को हम पाते हैं, जिसे देखकर वो ओल्ड मैन कहता है कि चिंता मत करो, तुम इसे अपने पास रख सकते हो, मैं तुमसे ये नहीं लेने वाला। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद से इस ओल्ड मैन का दिल भी बदल चुका है। वो कहने लगता है कि मैं आज तक ट्रेजर्स की तलाश में था और मैंने तुम दोनों का कितना ज्यादा मजाक उड़ाया, पर अब जब मैं तुम दोनों की तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि असली ट्रेजर्स तो तुम दोनों हो जो मेरे साथ अब तक हो। माफ करना कि तुम्हारी मास्टर ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। यहाँ पे हम लिटिल जीव को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि मास्टर, न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि आग को किसी भूत ने पोजेस कर लिया है। जिसमें वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा हंसता है। अब इनके बीच सब कुछ नॉर्मल होने लगता है और तभी लिटिल जीव कहने लगती है कि पर मास्टर, आपने उतनी कीमती पेंटिंग आखिर उस लड़के को कैसे दे दी। जिसपे वो कहने लगता है कि तुम नहीं समझोगी, बस थोड़ी बड़ी हो जाओ फिर तुम्हें समझ आएगा। ये बच्चे कोई ऑर्डिनरी बच्चे नहीं थे। यहाँ पे उनका मास्टर उनसे कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग आगे बढ़ो, कल्टिवेट करो और खूब ज्यादा ताकतवर बनो। ये सुनकर लिटिल जीव कहती है कि पर मास्टर, क्या हम फ्यूचर में कभी वापस से मिलेंगे। जिसपे वो ओल्ड मैन कहता है कि चिंता मत करो, हम चाहे जहाँ भी चले जाएं, मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन हम दोनों एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग खुद का बहुत ज्यादा ख्याल रखोगे और अच्छे से कल्टिवेट भी करोगे। और मुझे पूरा यकीन है कि फ्यूचर में हमारा रियूनियन तो जरूर होगा और बहुत शानदार होगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम चैनपिंग और बाकी सबको देखते हैं जहाँ पर वो अपने सफर पे रवाना हो चुके थे। इस दौरान शी और बाओपिंग तो उन क्लियर फिगर के साथ खेलकर काफी ज्यादा खुश थे और ये लोग हंसी खुशी से अपने सफर को एंजॉय कर रहे थे कि तभी यहाँ पर वो लोग उसी माउंटेन को देखते हैं जिससे कि एक स्वॉर्ड स्ट्राइक से ही 2 टुकड़े कर दिए गए थे। और तभी उसे निंगयाओ की कही बात याद आती है जहाँ पर उसने कहा था कि मैं निंगयाओ, मैं इस दुनिया की सबसे पावरफुल स्वॉर्ड इमोर्टल बनना चाहती हूँ और जो कि मैं एक दिन बन के रहूंगी। और फिर उसे वो पल भी याद आता है जब वो उसे और बाओपिंग को अलविदा कह के यहाँ से निकल जाती है। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में जब चैनपिंग ये सारी बातें याद करता है तो वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर यहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और लगातार निंगयाओ की बातों को याद किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम उसी माउंटेन के ऊपर निंगयाओ को देखते हैं जहाँ पर वो भी चैनपिंग को ही याद किए जा रही थी। उसके हाथ में वो डैगर भी होता है जो कि उसने चैनपिंग को दिया था। साथ ही दोनों ने जो पल बिताए थे उसे वो सभी याद आते हैं। इसी के साथ हम वापस से चैनपिंग को देखते हैं जहाँ पर वो प्रैक्टिस करते हुए कहता है कि निंगयाओ, मुझे सिर्फ फर्क नहीं पड़ता कि मेरे आगे कौन सी चुनौतियाँ मेरा इंतजार कर रही है, मुझे बस इतना पता है कि मुझे रुकना नहीं है। और फिर वो लगातार प्रैक्टिस करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर उसे यंग मास्टर को देखते हैं जहाँ पर वो पेड़ के ऊपर सवार था और ये चैनपिंग और उसके लोगों का ही अपने रास्ते पे इंतजार कर रहा था और यहाँ पे लगातार वो अपने बुक को रीड किया जा रहा था कि तभी यहाँ पे उसकी नजर पड़ती है चैनपिंग और उसके दोस्तों पे। और जैसे ही भाई ये चैनपिंग को देखता है, किसी छोटे बच्चे की तरह पेड़ से कूदते हुए चैनपिंग की तरफ दौड़ता है और चिल्लाते हुए कहता है कि डिसाइपल सुई दांगशान मास्टर चैनपिंग को रिस्पेक्ट देता है। ये कहते हुए वो बिल्कुल पागलों की तरह उसके ऊपर टूट पड़ता है और ये नजारा देखकर चैनपिंग भी शॉक्ड हो जाता है। सो उम्मीद हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा फनी और एंटरटेनिंग होने वाला है। तो उसके लिए वीडियो को भी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं
हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।